नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है पंचायती राज ट्यूटोरियल चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीपीएल की समीक्षा अब कैसे की जाएगी। आज दिनांक 19 मार्च 2025 है। सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आज दिनांक को एक अधिसूचना जारी हुई है, जिसमें बीपीएल के रिगार्डिंग बताया गया है कि बीपीएल की समीक्षा अब कैसे की जाएगी, किन-किन परिवारों को आपने प्रायोरिटी पे चुनना है, किन-किन को एक्सक्लूड करना है, ये प्रोसेस कैसे की जाएगी, कौन-कौन सी कमेटियाँ बनाई जाएंगी, कितने दिनों तक ये प्रोसेस चलेगी और कब तक पंचायत सेक्रेटरी को इनको ऑनलाइन करना है और कब सर्टिफिकेट जारी करना है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे ए टू जेड। तो वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा लेटर, जो अधिसूचना है, जो 19 मार्च को जारी हुई है 2025 को। आप डेट भी देख सकते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी हुई है और ये इन 6 डिपार्टमेंट के अधिकारियों को जा चुकी है। ठीक है। तो विषय क्या है, प्रदेश में बेलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल मतलब परिवारों के चयन हेतु मापदंड बारे। तो कैसे-कैसे हमने बीपीएल में परिवारों का चयन करना है। पहले प्रोसेस जो क्राइटेरिया था वो कुछ और था, अब क्राइटेरिया कुछ और बन गया है और उसको चयन का प्रोसेस भी थोड़ा चेंज हो गया है। तो चलिए देखते हैं क्या-क्या लिखा हुआ है। तो उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने के निर्देश हुआ है। तो ये हम जान लेते हैं कि कौन लिख रहे हैं। तो ये है हमारे भारत प्रदेश सेवा से आईएएस राजेश शर्मा जी। ये लिख रहे हैं कि उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार पिछले कुछ समय से राज्य में बीपीएल बेलो पॉवर्टी लाइन परिवारों के चयन हेतु वर्तमान में निर्धारित मापदंडों में विसंगतियों के मामले पर विचार कर रही थी। कुछ ऐसे मामले आ रहे थे जिसमें बीपीएल के क्राइटेरिया के बारे में कुछ विसंगतियां थी, तो उनको थोड़ा इन्होंने मॉडिफाई करके एक नए बीपीएल क्राइटेरिया लाया है, जिसमें एक्सक्लूजन और इंक्लूजन क्राइटेरिया लाया है नया। तो वो इसमें बताया होगा। अब राज्य सरकार द्वारा इस विभाग के पत्र संख्या, ये जो पत्र संख्या है इसके रिगार्डिंग इन्होंने कार्रवाई की है। दिनांक 29 जनवरी 2007 के अधिक्रमण में जो बीपीएल का क्राइटेरिया था, बीपीएल परिवारों के चयन या शामिल हटाए जाने के मापदंडों के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। तो ये प्रक्रिया है अब जो हमने अपनानी है। बीपीएल सूची में शामिल करने के लिए परिवारों की पहचान निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर की जाएगी। तो ये मापदंड क्या-क्या है? मापदंड आप पहले ढंग से इसको मैं आप बता देता हूँ कि इसका क्या मतलब है और अगले मापदंड जो है वो क्या है। 2 तरीके के मापदंड हैं, चयन या शामिल करने हेतु मापदंड। अब ऐसे परिवार जिनमें 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चे ही सदस्य हैं, अथवा ऐसे परिवार जिनमें केवल 59 वर्ष की आयु से अधिक के वृद्धजन ही सदस्य हैं। मतलब 18 वर्ष से कम के अनाथ बच्चे और 59 वर्ष की आयु से अधिक केवल वृद्धजन ही होने चाहिए घर में, या 18 से 59 वर्ष के बीच की आयु का कोई भी वयस्क सदस्य है ही नहीं, तो ऐसे परिवार भी उनको चयन किया जाएगा, है ना। तो ये एक प्रायोरिटी ये होगी कि ऐसे परिवार सबसे पहले आपने देखने हैं कि कौन कौन से हैं। ये हो गया। दूसरा पॉइंट है ऐसे परिवार जिनमें महिला मुखिया हो, जिसमें महिला मुखिया हो तथा जिसमें 18 वर्ष से 59 वर्ष की 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई वयस्क पुरुष सदस्य ही ना हो, है ना। तो ऐसे महिला मुखिया परिवार जिसमें 18 से 59 वर्ष का कोई भी वयस्क पुरुष सदस्य ही ना हो, उनको भी आपने प्रायोरिटी पर पहले देखना है। जिसमें विधवा या अविवाहित या तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाएं शामिल हों। विधवा आप जानते हैं, अविवाहित आप जानते हैं, तलाकशुदा भी आप जानते हैं और परित्यक्त भी आप जानते हैं। छोड़ी हुई महिलाएं, परित्यक्त मतलब में शामिल, इनको प्रायोरिटी पे हम पहले रखेंगे कि इनको बीपीएल में पहले डालना है। मतलब सबसे पहले हमें
ये 2 बिंदु पता होने चाहिए कि सबने बीपीएल का जब चयन करना है तो पहले इन चीज़ों को देखना है कि हमारे जो वार्ड्स हैं उनमें कौन-कौन से ऐसे परिवार हैं या ऐसे सदस्य हैं जो विधवा, विवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्त या ऐसे परिवार जिनमें 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चे हों या 59 वर्ष की आयु के अधिक वृद्धजन हो या 18 से 59 वर्ष की आयु का कोई भी वयस्क सदस्य हो ही ना उस परिवार में। तो हमने पहले उनको प्रायोरिटी पे देखना है कि भाई ऐसे कौन-कौन से हैं। पर इनमें भी एक्सक्लूजन क्राइटेरिया मैं बताऊंगा कि इनको भी बाहर कर सकते हो, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन ये सरकार ने बताया कि इनको प्रायोरिटी पे रखना है पहले आपने, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, ऐसे परिवार जिनके मुखिया के 50% से अधिक विकलांगता हो, तो ऐसे परिवार भी आपने प्रायोरिटी पे रखने हैं। सबसे पहले इन परिवारों को देखना है आपने, चयन तो बाद में होगा, पहले इनको चेक करना है कि कौन कौन से आपके परिवार आपके पंचायत में आते हैं। आप वार्ड सदस्य की मदद लेके भी पता कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे परिवार जिनके सभी वयस्क सदस्यों द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत कम से कम 100 दिन काम किया हो। तो ऐसे परिवार जिनमें किसी भी व्यक्ति ने, वयस्क व्यक्ति ने, जो भी मतलब काम करता है मनरेगा में, कम से कम 100 दिन कार्य किया हो तो उसको भी प्रायोरिटी पे रखना है। तो 100 दिन आप कैसे निकालेंगे? तो ये तो आप नरेगा की वेबसाइट पे जाएंगे और 100 डेज एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड पे दिखा देगा आराम से। तो ये हो गया प्रायोरिटी नंबर 4। अब 5वें पे है, ऐसे परिवार जिनके कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित है जिसके कारण वे स्थायी रूप से अक्षम हो गए हैं, है ना। तो ऐसे परिवारों को भी आपने प्रायोरिटी पे रखना है। ये हो गई हमारी प्रायोरिटी, 5 प्रायोरिटी है ना। सबसे पहले इन परिवारों को हमने ढूंढना है अपनी पंचायत में, ठीक है। अब उपरोक्त केवल वह परिवार जो पृथक्करण मतलब डेप्रिविएशन मापदंडों में से किसी एक या अधिक को पूरा करते हैं बीपीएल की सूची में शामिल होने के पात्र होंगे। मतलब जो भी ऊपर जो क्राइटेरिया 5 मैंने बताए, अगर उनमें से एक या उससे अधिक को पूरा करता है तो उसको बीपीएल सूची में शामिल करने के लिए डाला जा सकता है ना, शामिल कर सकते हो उसको, जब तक कि वे बहिष्करण एक्सक्लूजन मापदंडों के कारण अयोग्य ना हो जाएं। इसका मतलब क्या है? वो आपने प्रायोरिटी बता दिया, आपने ऊपर जो थे 5 बिंदु है ना, वो थी प्रायोरिटी की, हमने पहले ये बंदे देखने हैं, ये परिवार देखने हैं। तो हमने वो परिवार जैसे ढूंढ लिए। अब बोल रहा है कि उनको तो एक या अधिक, जैसे 5 हैं, किसी के एक क्राइटेरिया फॉलो हो रहा होगा, किसी के 2, किसी के 4, किसी के 3, तो हमने वो ढूंढ लिए। अब ये भी ज़रूरी है कि वो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आते हैं या नहीं। तो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या है? चलो मैं उसको बताता हूँ। उसके पहले ग भाग देख लेते हैं। मतलब वो भी बाहर हो सकते हैं अगर वो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। तो अगर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते तो हम बिल्कुल सबसे पहले उन्हीं को प्रायोरिटी देंगे बीपीएल में शामिल करने की। तो सिंपल सी बात है ना। ऐसे परिवार जिनमें एक से अधिक ऐसे सदस्य हों जो कि कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हैं, चयन हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। ये तो हो गया, ठीक है। ये जो ये वाला था ये इन्होंने लिख दिया सारा, ठीक है। ये भी प्रायोरिटी होगी, ठीक है। एक से अधिक असुविधा वाले परिवारों को चयन हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। मान लीजिए एक से अधिक मतलब जैसे हो सकता है कि किसी को 50% डिसेबल हो, है ना, वो भी एक असुविधा है। कैंसर, अल्जाइमर ऐसे कोई डिजीज हो तो वो भी एक से अधिक अगर असुविधा है तो भी उनको प्राथमिकता देनी है ना। तो ये हो गया, ये हो गई हमारी प्रायोरिटी। अब आएगा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। अब जो बंदे मैंने ऊपर बताए ना कि ये देखने आपने सबसे पहले जानने की कौन कौन है। अब इनको रखना तभी है अगर वो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेंगे। अगर वो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के किसी भी एक बिंदु को फॉलो करते हैं तो वो भी हटा दिए जाएंगे बीपीएल की लिस्ट से। उनको उनका अनुमोदन ग्राम सभा में नहीं किया जाएगा एज अ बीपीएल परिवार, ठीक है।
तो उपरोक्त चयन या शामिल करने हेतु मापदंड जो मैंने बता दिए कि जैसे हमने कोई परिवार ले लिए, को पूरा करने वाले हर परिवार अपात्र होंगे, वह परिवार अपात्र होंगे या हटाए जा सकेंगे यदि वो मापदंडों के दायरे में आ जाते हैं। जैसे मैंने ऊपर वो परिवार बताया ना, अगर वो इनमें से इन 5 या कितने, हाँ 5 बिंदुओं में से किसी को भी फॉलो कर लेते तो उनको हम नहीं रखेंगे बीपीएल में। तो ये मत सोचना कि ऊपर लिख दिया है कि अयोग्य वो इन परिवार को डाल दिया जाएगा, नहीं डालेंगे तभी अगर वो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते हैं। अगर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया मतलब हटाए जाने वाले जो इन्होंने बिंदु दिए हैं इनको फॉलो करते हैं तो उनको हटा दिया जाएगा। तो पहला बिंदु है कि ऐसे परिवार जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान है। तो ये याद रखें, ये पिछली जो नोटिफिकेशन है उसी की तरह है, थोड़ा सा बदलाव इन्होंने लाया है एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में। तो ऐसे परिवार जिसके पास रहने के लिए पक्का मकान है उसको देखना तक नहीं है बीपीएल में डालने के लिए, चाहे वो ऊपर के ये जो है ऊपर की प्रायोरिटी वाले बिंदुओं को फॉलो भी करें, नहीं देखना हमने, अपनी सेफ्टी भी अपने पास अपने रखनी है। दूसरा, ऐसे परिवार जिसका कोई भी सदस्य आय करदाता हो, जो इनकम टैक्स देता हो, उसको भी नहीं रखेंगे चाहे वो ऊपर के बिंदुओं को फॉलो करता है, प्रायोरिटी वाले बिंदुओं को, ठीक है। ऐसे परिवार जिनकी समस्त स्रोतों से अर्जित आय 50 वार्षिक आय 50,000 रुपए से अधिक हो, पहले होती थी मासिक आय 2500 रुपए, ये चेंज किया इन्होंने। अब निकालता हूं मैं कैलकुलेटर। तो वार्षिक आय 50,000 रुपए से अधिक होगी तो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अब मान लो ये लोग 50,000 रुपए डिवाइडेड बाय 12 महीने होते हैं तो कम से कम 4166 या 67 रुपए रख लो आप। अगर इतने रुपए वो मंथली कमाता है तो ठीक है, उसको हम रख सकते हैं, लेकिन इससे 1 रुपए भी ऊपर कमाएगा तो उसको हम नहीं रखेंगे। तो इसके लिए आप इनकम सर्टिफिकेट ले सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट ईयरली होता है तो वहां से आप पता कर सकते हैं, ठीक है। और वो परिवार खुद भी सिंपल कागज पे लिख के एक एफिडेविट भी लिख सकता है या फिर सिंपल कागज पे लिख के भी दे सकता है आपको, ये वाले क्राइटेरिया की अगर वो फॉलो नहीं करता है तो। अगर फॉलो करता है तब तो वो बाहर ही है, पर इनको किसी को भी फॉलो नहीं करता है तब तो हम उसको रखेंगे बीपीएल सूची में। नाउ ये हो गया। अब वार्षिक आय 50,000 कर दी, पहले थी 2500 रुपये, तो 2500 इंटू 12, तो पहले कुछ और क्राइटेरिया था, मेरे ख्याल से 35,000 तक था शायद। अब ऐसे परिवार जिनके पास 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि हो, जिसके पास 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि होगी उसको भी नहीं रखा जाएगा, चाहे वो ऊपर के जो ये प्रायोरिटी वाले बिंदु है ना कि वो इसको कैंसर होगा या 100 दिन लगा दिए होंगे, 50% विकलांग, तलाकशुदा, 80% 18 टू 59 की आयु के वयस्क सदस्य नहीं है, अगर होंगे भी तो, और वो 1 हेक्टेयर की भूमि के मालिक होंगे तो उनको नहीं रखा जाएगा, ठीक है। ऐसे परिवार जिनका कोई भी सदस्य सरकारी या अर्ध सरकारी या निजी नौकरी में ना हो, प्राइवेट नौकरी नहीं होनी चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए या सेमी गवर्नमेंट नौकरी नहीं होनी चाहिए उसकी, सीधा ही उसको बाहर करेंगे, देखना भी नहीं है ऐसे परिवार को, चाहे वो आपको दे दे एफिडेविट या फिर रिटर्न में, आपने रख तो लेना है लेकिन उसको डालना नहीं है क्योंकि आप जानते हो, ठीक है। तो ये हो गया एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि ये ऊपर के 5 बिंदु क्या बोल रहे हैं। 5 बिंदु सिर्फ प्रायोरिटी देखनी है हमने, सबसे पहले किन किन बंदों को देखना है, और दूसरे जो 5 बिंदु हैं ये हैं सबसे महत्वपूर्ण, सिर्फ इन्हीं को देख के आपने बीपीएल की सूची बनानी है, वो ऊपर प्रायोरिटी बताई हुई है। तो ग्राम पंचायत द्वारा बीपीएल में शामिल किए जाने हेतु पहले से शामिल प्रत्येक परिवार के मुखिया से निम्नलिखित बिंदुओं पर सादे कागज पर शपथ पत्र एवं घोषणा पत्र प्राप्त किया जाएगा, या तो वो एफिडेविट दे दे या फिर शपथ पत्र सादे कागज पे दे दे, ठीक है। तो जो पहले से ही है चुने हुए या शामिल किए जाने हैं, अभी मतलब ऐड करने हैं, तो उनको पहले ही ग्राम सभा से पहले ही मतलब देना पड़ेगा,
क्या देना पड़ेगा? शपथ पत्र या एफिडेविट। उसमें क्या लिखा होना चाहिए? ये बिंदु सारे के सारे होने चाहिए कि मेरे परिवार के पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, जो मैंने ऊपर 5 पढ़े वही ये है। ये 1 हेक्टेयर के से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए। मेरे परिवार की समस्त स्रोतों से अर्जित आय, वार्षिक आय 50,000 रुपए से अधिक नहीं है। मेरा परिवार आयकर दाता नहीं है और पक्का मकान नहीं है। मेरे परिवार के पास ये तो हो गया। मेरे परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी या निजी नौकरी में कार्यरत नहीं है। तो ये हो गया एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। ये बिंदु लिखे होने चाहिए, तभी हम अ, उसका जो है एफिडेविट या सादे कागज पे शपथ पत्र लेंगे। अगर कोई भी एक एक्सक्लूजन क्राइटेरिया का बिंदु नहीं है तो उसको बोलना है कि इसको लिखवा के लाओ और साइन करके लाओ, ठीक है? तभी हम लेंगे ना। परिवार द्वारा की जाने वाली सभी शपथ एवं घोषणाओं में सहायक साक्ष्य, सपोर्टिंग एविडेंस शामिल होने चाहिए। जैसे कोई इनकम सर्टिफिकेट 50,000, अब हमें हमें क्या पता भाई क्या कमा रहा है, तो इनकम सर्टिफिकेट इज अ सपोर्टिंग एविडेंस जो आप ले सकते हैं। ऐसा परिवार रजिस्टर की प्रति, परिवार नकल की प्रति कि वो उसी मतलब परिवार का है, मतलब उसी पंचायत का है, एक तो वो हो गया। और हाँ, परिवार रजिस्टर की प्रति से हमें ये भी लगेगा पता कि वो परिवार कब बना। अब जैसे कुछ परिवार होते हैं जो आवेदन करते हैं कि हमें हमारा नया परिवार बना दीजिए और बोलते हैं, अब नया परिवार उनका बना देते हैं तो बोलते हैं कि हम अभी बीपीएल में डाल दो। तो ऐसा नहीं होता है। जो भी नए परिवार बनते हैं उनको 3 साल तक बीपीएल में नहीं डाला जा सकता। ये नोटिफिकेशन आगे भी मेरे ख्याल से दिया होगा। ये हो गया। बीमारी के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र, जो भी कोई अल्जाइमर डिजीज, जो भी डिजीज ऊपर बताए हुए थे उनमें से बीमारी का किसी का चिकित्सा प्रमाण पत्र उनको देना पड़ेगा कि वो बीमार हैं, तभी हम उनको ये सपोर्टिंग एविडेंस के रूप में रखेंगे। अब विकलांगता के लिए पत्र या एक आय का एक प्रमाण पत्र होता है, वो उन्हें देना पड़ेगा, ठीक है? ये होंगे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ऐसे नहीं मतलब कि विकलांग है उसको हमने सर्टिफिकेट भी लेना है उनसे, विकलांगता का सर्टिफिकेट बना होता है बकायदा, तो वो भी लेना है। तो ये सपोर्टिंग एविडेंस आपको कलेक्ट करने हैं अगर किसी ने दिए हैं तो, ठीक है? यदि बीपीएल परिवार का कोई सदस्य ग्राम पंचायत में अपना नाम अलग, हाँ जो मैंने बताया अभी, नाम अलग परिवार के रूप में दर्ज कराने के लिए आवेदन करता है तो उस स्थिति में ऐसे नए परिवार को अगले 3 वर्षों तक बीपीएल सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। जब कोई नया परिवार बन गया, बोलेगा कि हमें बीपीएल में डाल दो, तो ऐसा नहीं है। उसको 3 साल तक बीपीएल में शामिल नहीं कर सकते हम, चाहे वो आवेदन करे, ठीक है? आवेदन आप रख लें, लेकिन उसको रिटर्न में दे दें इस लेटर के बिहाफ पे कि इस लेटर के बिहाफ पे आप 3 साल तक नए बीपीएल की सूची में शामिल होने के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, या आपको बीपीएल की सूची में शामिल नहीं किया जा सकता, ठीक है? यही प्रतिबंध विधवा, परित्यक्त, अकेली, तलाकशुदा महिलाओं पर भी लागू होगा। हाँ, अगर अ, कोई विधवा महिला है, परित्यक्त, अकेली या तलाकशुदा महिलाओं का भी परिवार अलग नया बना हुआ है तो उनको भी 3 वर्ष तक सॉरी पर ये इसमें ऐसा नहीं है। ये प्रतिबंध विधवा, परित्यक्त, अकेली, तलाकशुदा महिलाओं पर लागू नहीं होगा। मतलब अगर कोई भी परिवार बनता है नया जिसमें विधवा है, परित्यक्त, अकेली या तलाकशुदा महिला है, तो उनको हम रख सकते हैं, सिवाय उन परिवारों के जिनमें विधवा, परित्यक्त, अकेली, तलाकशुदा महिलाओं नहीं है। उनको हम 3 वर्षों तक बीपीएल सूची में नहीं रखेंगे। लेकिन जिसमें विधवा, परित्यक्त, अकेली, तलाकशुदा महिलाएं हैं और उनका नया परिवार बनता है तो उनको हम बीपीएल सूची में शामिल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आप समझ गए होंगे आई होप। चलो अगले बिंदु पे आते हैं। 6 पेजेस की ये अधिसूचना है। हम पहुंचे अभी तीसरे पेज पर। बीपीएल सूची में परिवारों की पहचान एवं चयन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो ये है प्रक्रिया, ऊपर बता दिए क्राइटेरिया क्या क्या है, एक्सक्लूजन, इंक्लूजन, प्रायोरिटी क्या है ना, सब बता दिया। अब आई हमारी बीपीएल सूची में परिवारों की पहचान एवं चयन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया। बीपीएल सूची की समीक्षा प्रत्येक वर्ष अप्रैल में निर्धारित ग्राम सभा बैठक में की जाएगी। तो अप्रैल की ग्राम सभा बैठक में होती है, आपको पता ही है हर साल। तो इसमें एजेंडा को नहीं आपने देखना कि एजेंडा देंगे, वीडियो देंगे एजेंडा, ये आपको नोटिफिकेशन हुई है, आप करो ना, करो आप, एजेंडा निकालो और करो, बीपीएल जो भी ग्राम सभा कीजिए।
ना बीपीएल सूची में शामिल होने के इच्छुक कोई भी परिवार प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक लिखित रूप में उपरोक्त आवश्यक घोषणा के साथ ग्राम पंचायत को आवेदन कर सकते हैं। ना कोई परिवार है जो बीपीएल सूची में शामिल होने के इच्छुक है, वो हर वर्ष 31 जनवरी तक लिखित रूप में, जो मैंने एफिडेविट या शपथ पत्र साध्य कागज पे इसके लिए घोषणा दे सकता है ग्राम पंचायत को 31 जनवरी तक। 31 जनवरी अब की तो चली गई, लेकिन अगली बार की ऐसे से होगा। लेकिन इस बार की बीपीएल जो ग्राम सभा होगी जैसे हम करते हैं वैसे ही होगी, लेकिन ये मापदंड रखे जाएंगे। ठीक है। संबंधित पंचायत सचिव स्व प्रेरणा सेल्फ मोटिवेशन से, क्योंकि सेक्रेटरीज को पता होता है मैक्सिमम कि कौन परिवार कैसा है, तो सेल्फ मोटिवेशन स्व प्रेरणा से उन परिवारों की पहचान करेगा जो बीपीएल के लिए प्रथम दृष्टया मतलब जो भी हमने ऊपर प्रायोरिटी पढ़ी थी उस प्रायोरिटी को शामिल करने के लिए मापदंडों को पूरा करता है तथा उनसे उपयुक्त प्रासंगिक शब्द एवं घोषणा पत्र प्राप्त करेगा। उनसे घोषणा पत्र भी लेना है और प्रायोरिटी वाले बंदों को भी हमने सेल्फ मोटिवेशन अपनी स्व प्रेरणा से उनको चेक करना है कि कौन कौन हमारे पंचायत में ऐसे परिवार है जो प्रायोरिटी पे रखे जा सकते हैं ना, जो मैंने ऊपर प्रायोरिटी बताई। ठीक है, ये हो गया। अब संबंधित पंचायत सचिव द्वारा उपर्युक्त उल्लेखित शब्द एवं घोषणा पत्र बीपीएल सूची में पहले से मौजूद परिवारों से भी लिए जाएगा। जो पहले से बीपीएल सूची में होंगे उनसे भी घोषणा पत्र लिए जाएगा। ऐसे हो सकता है कि कुछ ऐसे परिवार डाले गए हों जिनके पास पक्का मकान हो या जो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि कर देते हैं ऐसा, तो उनसे भी घोषणा पत्र लिया जाएगा। अगर कोई पाया जाता है एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में तो उसको तुरंत बाहर करेंगे ग्राम सभा में। ठीक है। प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी तक उपमंडलाधिकारी नागरिक मतलब एसडीएम साहब या साहिबा प्रत्येक पंचायत के संबंध में पंचायत सचिव, पटवारी व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की 3 सदस्य सत्यापन कमेटी, वेरिफिकेशन कमेटी नाम दे दिया। अब ये है कि हमने कैसे कैसे सर्वे करना है इनका, समीक्षा करनी, सॉरी। तो पंचायत सचिव, पटवारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की 3 सदस्य की सत्यापन समिति बनाई जाएगी, वेरिफिकेशन कमेटी बना दी। ठीक है, 15 जनवरी तक बनेगी ये। ठीक है, वो बनाएंगे हमारी एसडीएम साहब या साहिबान। खंड विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि समितियों की अधिसूचना उपमंडलाधिकारी मतलब एसडीएम साहब के कार्यालय से उनके विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के संबंध में तय सीमा के भीतर जारी की जाए। जो भी एसडीएम साहब वेरिफिकेशन कमेटी जारी करेंगी समितियों की, वो खंड विकास अधिकारी हमें समय पे मतलब प्रोवाइड करेंगे कि ये कमेटियां हैं जी, इन्होंने वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है। सत्यापन समिति स्वतंत्र रूप से निम्नलिखित की पात्रता का सत्यापन और जांच करेगी। अब ये जो वेरिफिकेशन कमेटी हमारी बन गई, पटवारी, सचिव और आंगनवाड़ी सहायिका या जो भी है आंगनवाड़ी है ना कार्यकर्ता, तो उनकी कमेटी बन गई है। तो हम कैसे सत्यापन और जांच करेंगे? और जिन परिवारों के समावेशन के लिए आवेदन किया गया है, जो परिवार ने आवेदन किया है पहले उनको देखेंगे। जिन परिवारों की पहचान पंचायत सचिव द्वारा प्रथम दृष्टया मतलब प्रायोरिटी वाले समावेशों को मापदंडों को पूरा कर रहे हैं उनके रूप में की गई है, पहले उनको देखेंगे हम। ठीक है। जो परिवार पहले से बीपीएल सूची में है पहले उनको भी देखना है और उनकी घोषणाएं आधिकारिक अभिलेखों, समावेशों और बहिष्करण मापदंडों के संदर्भ में मौके पर सत्यापन को ध्यान में रखते हुए, मतलब जो भी परिवार पुराने हैं बीपीएल में हैं उनसे आपने घोषणा पत्र ले लिया, उनसे अभिलेख ले लिए, जो भी है उनसे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वो हमें पेश करेंगे। अगर वो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आ गए किसी भी एक बिंदु में तो उनको बाहर करना है, नहीं आते हैं तो उनको रखना है। ठीक है, ये है इसका मतलब। इसके बाद सत्यापन समिति निम्नलिखित तैयार करेगी। क्या तैयार करेगी? वेरिफिकेशन कमेटी, चयन या समावेशन, मापदंडों को पूरा करने वाले पात्र परिवारों की प्राथमिकता सूची। हम सूची बनाएंगे जो भी पात्र परिवार हमारे निकलेंगे जो बहिष्करण मापदंडों के कारण अयोग्य नहीं है, मतलब जो बहिष्करण जो हमारा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया था, अगर उन मापदंडों को वो पूरा नहीं करते हैं, मतलब उनमें से किसी भी मापदंड में वो नहीं आते हैं, तो मतलब वो चुनने लायक हैं। तो ऐसी सूची को हम बनाएंगे जिसे बीपीएल सूची में शामिल करने की सिफारिश के लिए ग्राम सभा के समक्ष रखा जाएगा। मतलब ग्राम सभा से पहले ही ये सूची हमने बनानी है। ठीक है।
मौजूदा बीपीएल परिवारों की सूची जो समावेशन मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं, मतलब जो एक्सक्लूड कर दिए गए हैं या बहिष्करण उनका मापदंडों के कारण कर दिया गया है, जिन्हें बीपीएल सूची में हटाने की सिफारिश के लिए ग्राम सभा के भी दो सूचियां बनानी है। मतलब एक हो गई हमारी इंक्लूजन और एक एक्सक्लूजन सूची। मतलब एक हमने प्राथमिकता वाले जो हमने परिवार रखे हैं या बीपीएल में जो पहले हैं, अगर एक्सक्लूड नहीं होते तो एक सूची वो हो गई जो हमने बनाई सूची बीपीएल की, एक हो गई जो हमने बीपीएल से हटाए, दो सूचियां बन गई। तो उनको दोनों को ग्राम सभा में रखना है। जो मापदंड पूरा नहीं करते वो तो बाहर ही हो गए। हाँ, ग्राम सभा के समक्ष रखा जाएगा। सत्यापन समिति जो वेरिफिकेशन कमेटी हमारी होगी 3 बंदों की द्वारा, ये प्रक्रिया हर साल 15 मार्च तक पूर्ण कर ली जाएगी। अब तो 15 मार्च चलो हो गया, लेकिन अगली बार तो हम ऐसे करेंगे। पहले एसडीएम साहब हमारी एक टीम बनाएंगे, खंड विकास अधिकारी हमारी उस टीम को बताएंगे कि कौन कौन टीम में है। हम टीम सारी पूरे गांवों के वार्ड सदस्यों से मदद लेके प्रायोरिटी वाले बंदों को हम देखेंगे कि कौन कौन बीपीएल एक्सक्लूजन क्राइटेरिया और इंक्लूजन क्राइटेरिया में लेने योग्य है। और एक लिस्ट, दो लिस्टें बनाएंगे हम, एक तो बीपीएल की लिस्ट और एक बाहर करने वाली लिस्ट। और पुरानी जो बीपीएल लिस्ट है उसमें से हम बंदों को देखेंगे, ऐसे परिवारों को देखेंगे जो बहिष्करण में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो उनको रख लेंगे, आ रहे हैं तो उनको बाहर कर देंगे। तो दो सूचियां बनानी होती है, 15 मार्च से पहले पहले पूरी कर ले जाएगी ये सारी की सारी प्रोसेस। ठीक है। सत्यापन समिति, अब जो हमारी सत्यापन समिति द्वारा तैयार की गई सूचियों को प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक सार्वजनिक जांच के लिए ग्राम पंचायत, एक तो नोटिस बोर्ड पे रखना, आपने नोटिस बोर्ड पे लगा दिया ताकि प्रत्येक वर्ष अप्रैल में निर्धारित ग्राम सभा में मामले पर पारदर्शी रूप से चर्चा की जा सके ना, ताकि हम उस सूची को कोई भी देख सकता है। मतलब 15 मार्च तक उस सूची को, उसके बाद भी ग्राम सभा में इसको रखा जाएगा और मतलब पारदर्शिता से बीपीएल का चयन किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। संबंधित पंचायत सचिव द्वारा ग्राम सभा की पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाएगी, पंचायत समिति में उपलब्ध धन के अंतर्गत सुनिश्चित की जाएगी। मतलब जो भी हम वीडियोग्राफी करते हैं वो हम वीडियोग्राफी की क्लिप देंगे खंड विकास अधिकारी को। अब पंचायत समिति को हम मतलब पंचायत समिति में जो भी उनकी निधि है वो अपने निधि के खर्चे के अनुरूप उस जो भी हम सूची दे रहे हैं या वीडियोग्राफी दे रहे हैं उसको वो अपने खर्चे पे रखेगी संभाल के। ठीक है। उसका रिकॉर्ड सुरक्षित किया जाएगा, वो उनकी जिम्मेवारी फिर पंचायत समिति की। खंड विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्राम सभा आयोजित करने होने से पहले यह व्यवस्था लागू हो जाए। यह व्यवस्था मतलब जो भी वीडियोग्राफी का है, ये खंड विकास अधिकारी जी ने देखना है कि कैसे कैसे सभी पंचायतों में वीडियोग्राफी कैसे की जाएगी। तो ये उनका आयोजन उनके द्वारा किया जाएगा। यदि कानून व्यवस्था से संबंधित कोई समस्या होने की आशंका है, हो सकता है, आपको पता है ग्राम सभा में बहुत सारे मुद्दे उठ जाते हैं और लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो ऐसे क्यों समस्या आशंका आती है तो संबंधित उपायुक्त हमारे डीसी साहब या उपमंडलाधिकारी एसडीएम साहब सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की सहायता प्रदान कर सकती है। कुछ आपको लगता है कि हमारी पंचायत में लड़ाई होती है बीपीएल के रिगार्डिंग या कुछ भी ग्राम सभा में, तो आप पुलिस की सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। ये तो पहले भी था। नाउ बीपीएल परिवारों की सूची में समावेशन हेतु निर्णय ग्राम सभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया जाएगा। जो भी बीपीएल परिवारों की सूची में मतलब हमने डालने हैं या निकालने हैं, तो हम नहीं करेंगे 3 वेरिफिकेशन कमेटी, हमने वो लिस्ट बनाई है, हम ग्राम सभा के समक्ष रखी है वह हमने। अब ग्राम सभा बहुमत से या सर्वसम्मति से या मतदान कर सकते हैं वो, उस तरीके से बहुमत अगर पारित हो गया या सर्वसम्मति हो गई तो उस एक्सक्लूजन या इंक्लूजन की जो हमने लिस्ट बनाई है बीपीएल में डालने और निकालने वाले की सूची, उसको अनुमोदित कर दिया जाएगा। ठीक है। अनुमोदित मतलब अप्रूवल ले ली जाएगी ग्राम सभा से। ठीक है। अब बन गई हमारी सूचियां दोनों। ग्राम सभा की संस्तुति के बाद उपमंडलाधिकारी नागरिक एसडीएम जी की अध्यक्षता में एक खंड स्तरीय समिति, अब खंड स्तरीय समिति भी बनाई जाएगी जिसमें खंड विकास अधिकारी जी होंगे, पंचायत निरीक्षक होंगे मतलब पीआई साहब और एसपीआई साहब। ठीक है। पंचायत इंस्पेक्टर साहब और सब पंचायत इंस्पेक्टर साहब होंगे।
या दोनों पीआई या एसपीआई की अनुपस्थिति में खंड विकास अधिकारी द्वारा नामित विकास खंड का कोई अन्य अधिकारी हो, उसको शामिल किया जाएगा। ग्राम सभा द्वारा की गई संस्तुति के 15 दिनों के भीतर दस्तावेजों की उचित जांच, जो हमने लिस्ट बीडीओ साहब या पंचायत समिति में दर्ज करवा दी, खंड कार्यालय में, खंड विकास कार्यालय में, तो 15 दिनों के भीतर दस्तावेजों की जांच, सत्यापन समिति की रिपोर्ट और ऐसी किसी अन्य स्थानीय जांच करने या ऐसे अन्य साक्ष्य लेने के बाद समावेशन, इंक्लूजन या बहिष्करण, एक्सक्लूजन को मंजूरी देंगे। वो चेक करेंगे, पूरा वेरीफाई करेंगे। अगर किसी की सत्यापन रिपोर्ट ठीक है तो वो उसको सत्यापित करेंगे ना। खंड स्तरीय समिति अपनी जांच और जांच का लिखित रिकॉर्ड बनाए रखेगी। जो भी है वो अपनी जांच करेगी, उसका रिकॉर्ड वो बनाए रखेगी। बीपीएल में सूची में समावेशन मतलब इंक्लूजन या बहिष्करण के बारे में ग्राम सभा की सिफारिशें स्वीकार्य होंगी। जो भी ग्राम सभा सिफारिश करती है कि इनको रखना, जो मतलब हमने लिस्टें बनाई हैं इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की, बीपीएल और नॉन बीपीएल की, उसकी सिफारिश से ग्राम सभा में होंगी ना। जब तक खंड स्तरीय समिति द्वारा लिखित रूप में सिफारिशों के विरुद्ध साक्ष्य दर्ज नहीं किए जाते। अब ऐसा होगा, जो हमने लिस्टें दे दी, अब किसी को कोई प्रॉब्लम है कि किसी फलाना व्यक्ति को डाल दिया बीपीएल में जो कि अयोग्य था, तो वो रिटर्न में खंड विकास अधिकारी को दे सकता है। अब खंड विकास अधिकारी को दे देगा तो खंड विकास अधिकारी उसका जैसे मान लो ए बंदा है, ए परिवार है, ए परिवार का को किसी ने व्यक्ति ने दे दिया कि ये एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आता है, मतलब इसको बीपीएल में शामिल नहीं किया जा सकता। तो खंड विकास अधिकारी जांच करेंगे कि ये जो बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो वो हमने जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाए होंगे तो उसका जांच की जाएगी। अगर जांच में पाया जाता है कि ये इन्होंने गलत दिया है या एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आते हैं तो उनको निकाल दिया जाएगा। ठीक है। खंड स्तरीय समिति अभिलेखों को अद्यतन करके संबंधित पंचायत सचिव को लिखित रूप में अपना निर्णय सूचित करेगी। हाँ, फिर पंचायत सचिव को खंड विकास अधिकारी बताएंगे कि जो एप्लीकेशन उन्होंने दी थी, उनको अगर ये पाया जाता है कि वो बीपीएल में डालने योग्य नहीं है तो वो रिटर्न में खंड विकास अधिकारी सचिव को देंगे। अगर पाया जाता है कि एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में से बाहर नहीं किए जा सकते, मतलब वो अभी भी बीपीएल में डालने योग्य हैं, तब ऐसे कोई रिटर्न में नहीं दिया जाएगा सचिव को, क्योंकि वो पहले से ही बीपीएल में डाले हुए होंगे। अगर एक्सक्लूजन में आ जाते हैं तब रिटर्न में दिया जाएगा खंड विकास अधिकारी द्वारा। अब खंड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित परिवारों को पंचायत सचिव द्वारा बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा ना। जो भी खंड स्तरीय समिति बनी होगी, जितने भी परिवारों ने अनुमोदित कर दिए, सत्यापित कर दिए कि हाँ ये डालने योग्य हैं, तो वो सूची सचिव के पास आएगी। सचिव 2 दिन के भीतर उनको उपयुक्त भौतिक भौतिक मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑनलाइन रिकॉर्ड बनाएंगे हम। ठीक है, ऑनलाइन इसको अपलोड कर दिया जाएगा। जिन परिवारों को खंड स्तरीय समिति हटाने के लिए अनुमोदित करती है, जो भी खंड विकास अधिकारी जी ने जो समिति बनाई है उसको हटाने के लिए बताया गया है सचिव को, तो पंचायत सचिव द्वारा तुरंत बीपीएल सूची से हटा दिया जाएगा। खंड स्तरीय समिति से सूचना प्राप्त होने के 2 दिन के भीतर उपयुक्त लिखित ऑनलाइन रिकॉर्ड बनाए रखा जाएगा। मतलब अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है खंड विकास अधिकारी से, मतलब खंड विकास अधिकारी ऐसे बीपीएल परिवार को बताते हैं कि ये हटाने योग्य है, तो जल्दी से हम हटा देंगे उसको 2 दिन के भीतर ऑनलाइन रिकॉर्ड से भी। ठीक है, तो सिंपल सी प्रक्रिया है। संपूर्ण प्रक्रिया अधिमानतः प्रत्येक वर्ष 15 मई तक पूरी कर ली जाएगी। ठीक है, पहले थी 15 मार्च तक, जो भी हमने बताया कि सचिव के पास ये चीजें आएंगी, वो उनके दस्तावेज सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, पूरी हम लिस्ट बनाएंगे कि बीपीएल में ये डालने योग्य हैं, ये नहीं डालने योग्य हैं। 2 सूचियां हमने 15 अप्रैल तक बना दी, और 15 अप्रैल नहीं सॉरी 15 मार्च तक बना दी, और अप्रैल वाली ग्राम सभा में उनको रख दिया एजेंडे में, और बीपीएल की सूची और नॉन बीपीएल की सूची बना दी, हटाए जाने वाली ना, और वो हमने खंड विकास अधिकारी को भेज दी। अब खंड विकास अधिकारी ने जो भी सत्यापन किया, ठीक है, समितियों की जो खंड स्तरीय जो समिति है, उसने वो उन जो भी हमने सूचियां दी है उनका समावेशन किया, मतलब उनका वेरिफिकेशन किया। वेरिफिकेशन के अनुसार अगर सही पाया जाता है तो वो हमें लिखित में देंगे। जो भी सूचियां होंगी हम उनको ऑनलाइन करेंगे। अगर कोई बंदा
मतलब एप्लीकेशन देता है कि कोई परिवार अयोग्य है, तो वो उसकी वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद उसका अगर एक्सक्लूड हो जाता है तो हमें खंड स्तरीय समिति रिटर्न में देगी, हम उसको बाहर कर देंगे और ये हम 2 दिन के अंदर ऑनलाइन कर देंगे उस रिकॉर्ड को। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस मैंने दोबारा से रिपीट कर दी कि क्या क्या होना है, और ये सारी प्रक्रिया 15 मई तक पूरी कर ली जाएगी। ये था सारा। अब ग्राम पंचायत खंड और जिले के बीपीएल परिवारों की संख्या की अधिकतम सीमा पहले से ही निर्धारित या मौजूदा अधिकतम सीमा के अनुसार ही रहेगी। जैसे पहले जितनी लिमिट थी बीपीएल की उतनी ही रहेगी। जैसे कोई ग्राम पंचायत बीपीएल मुक्त हो जाती है तो उसके जो बीपीएल के जो लिमिट है किसी और पंचायतों में समावेशित जैसे की जाती है वैसे ही हो जाती है। नाउ खंड स्तरीय समिति विधवा, एकल, तलाकशुदा, परित्यक्त महिलाओं की स्थिति निर्धारित करने के लिए सक्षम होगी। जो खंड स्तरीय समिति खंड विकास अधिकारी, पीआईएसआई या ब्लॉक का कोई भी इनके अलावा जो होगा अगर रखा जाएगा तो वो एक समिति होगी। वो विधवा, एकल और तलाकशुदा परित्यक्त महिलाओं का स्थिति निर्धारित करने के लिए सक्षम होगी कि कौन-कौन महिलाएँ सच में अभी तक विधवा हैं, एकल हैं, तलाकशुदा हैं या परित्यक्त हैं। तो उनका निर्धारण वो कर सकते हैं। उनके पास वो सक्षम है वो वाली कमेटी खंड विकास अधिकारी की। नाउ किसी विशेष वर्ष के लिए बीपीएल समीक्षा के दौरान बनाए गए रिकॉर्ड को ग्राम पंचायत में अभ्यास पूरा करने के बाद, ये जो पूरा अभ्यास किया ना हमने 15 मार्च से 15 मई तक, है ना? अभ्यास पूरा हो गया। अब 2 साल तक की अवधि के लिए रिकॉर्ड को रखा जाएगा, ठीक है? इसके बाद रिकॉर्ड को हटा दिया जाएगा मतलब उसको वो हटा दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। किसी भी लंबित अपील, किसी ने जैसे अपील कर दी होगी और अपील अभी भी चल रही है, किसी जैसे कोई अयोग्य परिवार के लिए एप्लीकेशन दी हुई है और अभी भी अपील वो खारिज नहीं हुई है, मतलब खत्म नहीं हुई है, तो उस मामले को जब तक वो खत्म नहीं होता है जब तक उसका निपटारा नहीं हो जाता मामले का, तब तक वो प्रासंगिक रिकॉर्ड को हम खंड विकास अधिकारी भी रखेंगे और हम भी रखेंगे, ठीक है? तो ये था 5th पेज। अब अपील। खंड स्तरीय समिति के निर्णय के विरुद्ध जैसे खंड स्तरीय ने भी किसी को बता दिया कि कोई एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आता है या कोई इंक्लूजन क्राइटेरिया में आता है, और किसी ने अपील कर दी कि नहीं ये एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में है या इंक्लूजन क्राइटेरिया में है, तो उन खंड स्तरीय समिति के विरुद्ध भी 3 दिनों के भीतर उपायुक्त को, डीसी साहब को मतलब अपील कर सकते हैं, ठीक है? संबंधित उपायुक्त इस संबंध के आदेश जारी करके इन शक्तियों को वो एसडीएम साहब को भी दे सकते हैं या मजिस्ट्रेट को भी दे सकते हैं, ठीक है? जिला मजिस्ट्रेट को। तो ऐसे होगा। उपायुक्त एडीसी या एडीएम के निर्णय के विरुद्ध अपील 30 दिनों के भीतर संबंधित मंडलायुक्त के समक्ष की जा सकेगी। अब आपको लगता है कि उपायुक्त ने भी गलत फैसला लिया आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, है ना? तो आप मंडलायुक्त के समक्ष इसको अपील करेंगे, ठीक है? 30 दिनों के भीतर दायर अपीलें अपीली प्राधिकारी के विवेकानुसार लिखित रूप में कारण दर्ज कर अपील स्वीकार की जा सकती है। ना 30 दिनों के बाद अगर कोई अपील देता है कि वैसे तो 30 दिन होते हैं कि 30 दिन तक आप बता सकते हैं कि किसी को दिक्कत परेशानी है इस बीपीएल लिस्ट से। अगर 30 दिन के भीतर नहीं देता कोई और उसके बाद देना चाहता है, तो 30 दिनों के बाद अगर वो अपील दायर करना चाहता है, तो अपीली अधिकारी मतलब जो जिस अधिकारी को उसने अपील करनी है, जैसे अगर उपायुक्त लेवल तक वो पहुँच चुका है तो उसको अपील कर सकता है, या एसडीएम साहब या खंड स्तरीय समिति को, इन तीनों में से किसी को भी वो अपील कर सकता है। तो 30 दिन के बाद करेगा तो उसको कारण दर्ज करना होगा कि उसने इतना लेट अपील क्यों की, है ना? तभी हम उसकी अपील को स्वीकार करेंगे, बशर्ते कि देरी के लिए पर्याप्त कारण दर्शाए हों। मतलब क्यों उसने देरी की, 30 दिनों के बाद ही क्यों बताया, उसको पर्याप्त कारण जो सही लगता है हमें, वो उसको देख के हम उसकी अपील को स्वीकार करेंगे। हम नहीं, मतलब जो भी कमेटी होगी अपीली अधिकारियों का, है ना? विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा उसको।
ये हो गया अपील के बारे में। अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि निर्धारित मापदंडों का पालन और अनुपालन के लिए अपने अधीन सभी संबंधित कर्मचारियों या अधिकारियों को अनुपालनात् आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें। ये थे हमारे राजेश शर्मा, भारत प्रदेश सरकार आईएएस, सचिव ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार। तो ये है हमारा नया बीपीएल का एक्सक्लूजन इंक्लूजन क्राइटेरिया, प्रायोरिटी, क्या-क्या प्रोसेस फॉलो करनी है, क्या-क्या प्रोसेस फॉलो नहीं करनी है, सारी चीज़ें मैंने ए टू जेड बता दी हैं, एक-एक पॉइंट पूरा समझा दिया है। किसी को भी लगता है कि कुछ दिक्कत या परेशानी है इस वीडियो या कुछ गलत बताया हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जॉइन बटन को जॉइन कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करें ताकि हर बीपीएल परिवार तक ये वीडियो पहुंचे, जो भी एलिजिबल परिवार हैं उन तक पहुंचे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।